कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहां से चुनाव लड़ेगा, राहुल गांधी जी अभी अनाउंस नहीं किए हैं कि वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। और ये बात इसलिए पूछी जा रही है कि एक और दिलचस्प बात है, बीजेपी का जो भी आप कहिए, जो भी इस समय का करंट शीर्ष नेतृत्व है, वो लोकसभा चुनाव डायरेक्ट लड़ रहा है। वो पीयूष गोयल तक को कहे हैं कि आपको भी जाके लड़ना पड़ेगा। कांग्रेस में बहुत ज्यादा चर्चा थी है राहुल गांधी की, भाई अमेठी अमेठी, और अगर अमेठी से नहीं लड़ेंगे तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा चुनावी दृष्टि से बहुत फायदेमंद नहीं होगा, नुकसानदेह होगा। दूसरा एक और खड़गे साहब का अभी उम्मीदवारी मेरी समझ में कहीं नहीं गई है, और हम सब लोगों को लगता था कि अगर खड़गे साहब कहीं से इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्शन को प्रभावित करेंगे। कर्नाटक से नहीं लड़ना चाहिए उनको, क्योंकि कर्नाटक में ऑलरेडी कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वहां उनकी सरकार है, ठीक नेता है। लेकिन खड़गे साहब जितने बहुभाषी हैं, उनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। मैं सिर्फ याद के लिए दिला दूं, नरसिम्हा राव साहब एक समय में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो औरंगाबाद या नांदेड़, कहीं एक जो सीट महाराष्ट्र की थी वहां से वो इलेक्शन जीते हुए हैं। वो महाराष्ट्र से इलेक्शन जीते हैं, वो तेलंगाना से इलेक्शन जीते थे, वो एक बार उड़ीसा की कंस्टिट्यूंसी थी, वहां से भी इलेक्शन जीते हैं, मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है। लेकिन तो एक तो ये है कि ये राहुल गांधी जो लेट कर रहे हैं उससे, और दूसरा खड़गे साहब का हम लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं से इलेक्शन लड़ना चाहिए। तीसरा एक और डॉक्टर रविकांत आपसे समझना चाहेंगे, अब तो बिसात हो गई है और बिल्कुल अब क्लियर है कि बीएसपी अब किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो उसके इफेक्ट भी क्या होंगे इस इलेक्शन में इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए, किसको ज्यादा डैमेज करेंगे बीएसपी, ये भी समझना चाहेंगे। बीएसपी का अपना जो होगा वो होगा, लेकिन डैमेज किसको ज्यादा करेगी डॉक्टर रविकांत? बहुत शुक्रिया सिंह साहब। पहले तो मैं उसी सवाल पर अपनी समझ आपसे साझा करना चाहता हूँ। देखिए, हालांकि मीडिया में ये बहुत चलन हो गया है आजकल कि सत्ता का सिंहासन किसे मिलेगा, राजा कौन होगा, वगैरह वगैरह, तो मैं उसी शब्दावली में बात करना चाहता हूँ। हालांकि डेमोक्रेसी में ये सब ठीक नहीं है। कांग्रेस को अगर आप देखें तो अगर खड़गे साहब राजा है तो सेनापति राहुल गांधी, और चुनाव के युद्ध के मैदान में अगर सेनापति मुकाबला अगर छोड़ता है तो उसका प्रभाव पूरी सेना पर पड़ता है। अमेठी से चुनाव हारना कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके जरिए आप मैदान छोड़ दें। राजनीति में तो ये चलता ही रहता है, और ये सबको पता है कि अमेठी किस तरह से राहुल गांधी को हराई गई। इन 5 सालों में अमेठी में एक चीज बड़ी दिख रही है कि वहां के लोग इस बात को लेकर के थोड़ा अपने आप में ही शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं या अफसोस जता रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को चुनाव हरा दिया। वो व्यक्ति कि जो अमेठी से अगर जीत करके जाता है तो सिर्फ भारत में नहीं, जहां भी राहुल गांधी पहुंचते हैं तो अमेठी का नाम आता है। तो एक जो उनको अपने से जो ऐश्वर्य मिला हुआ था वो छूट गया। बाकी मैं वहां के लोगों से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट के नाम पर कुछ हुआ नहीं है इन 5 सालों में। स्मृति जी ने अब घर बनाया है इसी डर में कि वो चुनाव फंस रहा है तो निकाल पाएंगी कि नहीं निकाल पाएंगी। मुझे लगता है कि अमेठी राहुल गांधी के लिए आसान सीट है, डरना नहीं चाहिए। और वो व्यक्ति जो डरो मत का नारा लगाता रहा हो, अगर वो मैदान छोड़ता है तो इसका साइकोलॉजिकल असर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर होगा, संगठन पर होगा, बल्कि जनाधार पर भी पड़ेगा। लोग भी क्या कहेंगे, और बीजेपी आरएसएस इस मामले में बेहद माहिर है कि वो तिल को ताड़ बना दे, वो कहे कि राहुल गांधी तो यहीं डर गए। तो मुझे लगता है कि एक तो अमेठी से निश्चित तौर पर राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए और डंके की चोट पर लड़ना चाहिए। नंबर 2, उत्तर प्रदेश में अब बहुत सारी चीजें साफ हो गई हैं, लेकिन कुछ अभी गुंजाइश है, और वो गुंजाइश जहां से आ रही है कि आपके पास इस समय एक ही ट्रम्प कार्ड है, एक ही ब्रह्मास्त्र है। अगर इंडिया अलायंस मायावती को लेकर के कोई अनाउंसमेंट करे, क्योंकि अलायंस जिस तरह से बन रहा था और जो स्वरूप ले रहा था उसमें नीतीश कुमार का चले जाना और अभी ममता बनर्जी का जो ऐलान है और भी चीजें हैं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है।
मैसेज जो जा रहा है जनता में वो ऐसा जा रहा है कि जैसे इन अलायंस एकजुट नहीं। बीजेपी के उस पूरे प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए मायावती वाला ब्रह्मास्त्र बहुत कामयाब हो सकता है। सारा नैरेटिव चेंज हो सकता है। ये आप अरविंद केजरीवाल का देख ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज करके बीजेपी ने एक तरह से बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया। अब रोज ही वो दिल्ली में प्रोटेस्ट होगा और उस गोदी मीडिया को थोड़ा बहुत तो तवज्जो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि मामला दिल्ली का है। कहीं और का होता तो शायद वो बच भी जाता। अब अगर उत्तर प्रदेश में सारे लोग अलग चुनाव लड़ते हैं, इस समय जिस तरह की प्रत्याशियों का चयन हुआ है सपा की तरफ से भी और बसपा की तरफ से भी, वो ज्यादा डैमेज करते हुए बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि बीएसपी के जब प्रत्याशी आते हैं, जैसे उनकी दूसरी लिस्ट आई, उस दूसरी लिस्ट में 7 मुस्लिम प्रत्याशी, और ये पूरे मीडिया में ये चलने लगा कि देखिए साहब 7 मुस्लिम प्रत्याशी दे दिए हैं, वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रही हैं और इसका सारा नुकसान अलायंस को। पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि हर राजनीतिक दल को अपने प्रत्याशी चुनने का अधिकार होता है। अब ओवैसी भी चुनाव लड़ने आए तो आप किसी को नहीं रोक सकती है, डेमोक्रेसी है। ये आपकी पेशबंदी है, ये आपकी मेहनत है, आपकी तैयारी है कि इन चीजों का प्रभाव ना पड़े। तो एक तो अब समाजवादी पार्टी में कितने मुस्लिम प्रत्याशी हैं ये आपको खबर नहीं मिलेगी। कांग्रेस ने कितने मुस्लिम प्रत्याशियों को वोट दिया है ये आपको खबर नहीं मिलेगी। और ये तो मुझे लगता है कि जानबूझ करके मायावती के बारे में ये खबर चलाई जाती, खास करके गोदी मीडिया के जरिए, और उसके ट्रैप में बहुत सारे लोग फंसते हैं जो बीजेपी की वो सत्ता और जो पूरी राजनीति है उससे प्रताड़ित है, वो लोग भी उस ट्रैप में फंसते हैं। बाकी आप देखिएगा, मेरे बगल में ही अकबरपुर की सीट हो या कानपुर की सीट हो या और दूसरी सीटों पर मायावती ने जिस तरह के कैंडिडेट दिए हैं, पश्चिम में भी 2 कैंडिडेट उनके ऐसे हैं जो सीधे तौर पर बीजेपी को डैमेज करते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब अब ये नहीं है कि वो अलायंस की भी टीम हो गई है, ये कोई नहीं कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह का परसेप्शन पैदा करना ये ठीक नहीं है और उसका फायदा एक्चुअली बीजेपी को मिलता है। जब आप ये कहते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने उतार दिए हैं, तो वो जो जमीन पर केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री चेंज होती है, उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। लेकिन मुझे जो लगता है अभी भी कि उत्तर प्रदेश में मूड जो लोगों का था वो ये था कि ये तीनों लोग मिलकर के चुनाव लड़े। मायावती की खासियत ये है कि वो किसी मुद्दे पर बहुत मुखर नहीं होती। आज हालांकि उन्होंने बिजनौर वाली घटना पर एक ट्वीट किया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, हम सब जानते हैं। तो किसी भी मुद्दे पर उनका इस तरह से मुखर नहीं होना, ये किसी समाज की नाराजगी इसके जरिए नहीं होती है, ये उनकी एक खास बात है और इसका फायदा और नुकसान दोनों ही है। अगर आप मुखर नहीं होते तो भी नुकसान है और वो एक फायदा भी मिलता है कि नहीं साहब। इसलिए मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी भी समाज में उनके प्रति कोई नाराजगी नहीं, उस तरह की नाराजगी नहीं है। खूब चलता हो कि बीजेपी की बी टीम है क्या है, लेकिन वो नाराजगी नहीं है और ये मुझे लगता है कि ये बेहतर है। जहां पे सपा का कैंडिडेट मजबूत है वहां आप देखिएगा बीएसपी का थोड़ा कमजोर दिख रहा है। इवन नगीना सीट पर जहां चंद्रशेखर हैं, वहां पहले जो मुझे जानकारी मिल रही थी कि मायावती ने कांशीराम की बहन को उतारने का मन बनाया है और ये बहुत पुख्ता जानकारी मुझे मिली थी, लेकिन अचानक बहुत साधारण सा कैंडिडेट देना ये दिखाता है कि उस पर भी उन्होंने चंद्रशेखर को बाखबर देने की एक तरह से कोशिश की। तो ये जो स्ट्रेटजी है अंदर खाने, ये स्ट्रेटजी मुझे बेहतर लग रही है और मुझे लगता है कि अलायंस के फायदे में ही है। हाँ, कुछ सीटों पर जाहिर तौर पर समस्या खड़ी हो सकती है, लेकिन ये तो निर्भर करता है कि आप पब्लिक में कैसे जा रहे हैं, कैसे मुद्दों को छू रहे हैं। और इस समय 10 साल की इस पूरे सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैये के बाद गलत नीतियों के साथ, महंगाई और बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों के साथ अगर विपक्ष लोगों तक पहुंचता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी बहुत कमजोर विकेट पर होगी। लेकिन अगर सेनापति मैदान छोड़ने लगे
मुद्दे आपके जमीन तक नहीं पहुंचे, आपका संगठन ना काम करे, बूथ आपका मैनेज हो नहीं, और वो नेशनल पार्टी जिसमें अभी बात हो रही थी कि सुप्रीमो कल्चर खत्म हो गया, उससे ज्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि उसे चंद मैनेजर चला रहे हैं जिन्हें जमीन की कोई जानकारी नहीं है, वो बैठ करके फैसले कर रहे हैं। और ये भी अब किसी से छिपा नहीं है कि वो फैसले कैसे कर रहे थे, क्या ले दे रहे थे, ये भी सबको मालूम है। तो जहां एक इतनी बड़ी पार्टी की ये हालत हो जाए, वहां आप क्या उम्मीद करें? और उसमें आप दोष अगर दें लोगों को, तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं लोकतंत्र के लिहाज से। बाकी जो सत्ता में है वो तो अपने हिसाब से नीतियां और ये सब चलाएगा ही। सवाल ये है कि विपक्ष में जो है उसको राजनीतिक समझ कितनी है, वो समय के सापेक्ष अपना निर्णय ले रहे हैं, प्रत्याशियों के चयन में काम कर रहे हैं, और जमीन पर कितना जा रहे हैं, मुद्दों को कितना उठा रहे हैं, इस पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। जनता तो हमेशा से किसी भी रिजीम में इसी तरह की रही है। 10 से 20% लोग होते हैं जो हमेशा प्रभावित करते हैं, और वो 10% लोग मुझे लगता है कि ज्यादा मुखर होकर के इस समय सामने है, बजाय कि पिछली और सत्ताओं के। बावजूद इसके जी अगर परिवर्तन नहीं हो पा रहा है या उम्मीद नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है कि विपक्ष उतनी मजबूती के साथ सड़क पर नहीं है, लोगों के बीच में नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि परिस्थितियां जो विपक्ष है उसके साथ हैं, और बीजेपी की हालत वैसे ही बहुत खराब, और इसीलिए जी तमाम भ्रष्टाचारी हो, कोई भी हो, वहां विनिंग फैक्टर काम कर रहा है। वो ईडी जी बीडी ये सारा कुछ चल रहा है, किसी तरीके से सत्ता को बचा लेना। नारा 400 पार का ये उनको भी पता है और लोगों को भी पता है कि ये डर की वजह से 400 पार का नारा है। हालत ये है कि आप 272 नहीं पहुंच रहे। मैं तो जी 250 तक देख रहा हूं कि 250 के ऊपर बीजेपी नहीं पहुंच रही है। बावजूद इसके अगर विपक्ष इस तरह से गिव अप करेगा तो फिर चुनाव कहीं भी जा सकता है। जी 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 प्रोफेसर शीतल जी,